बहुत बहुत नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछ रही है इस क्वेश्चन को, यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, 4 से 5-6 साल तक रिपीट ये क्वेश्चन किया है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। लगभग 15 क्वेश्चन में बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं टोपी वगैरह जैकेट वगैरह पहना हुआ हूं, इतना ठंडा इधर लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसीलिए ये पहनना पड़ा। विदाउट इसके पहने वीडियो नहीं बन सकती थी। जी हां, तो यह वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपको देख के जाने ही चाहिए। आपने जो भी पढ़ाई करी है वो तो करी ही है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने चाहिए, जो कि मैं क्वेश्चन आपको भी बताऊंगा। ये भाई आप समझ सकते हो, 4 से 5 साल ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम बढ़िया से याद कर ले, समझ ले क्या है क्वेश्चन। तो आइए, ये रहा क्वेश्चन। ये देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा, और मैं ना यहां पर रखा हुआ हूं, मैं मोबाइल से देखूंगा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। पहला क्वेश्चन में क्या करा, मैं पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ लो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम। तो देखो भाई, कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप गिवन दे दो, इससे क्या होगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। कैसे आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो पेपर को प्रेजेंट आप किस तरह से कर रहे हो, तो वो भी मायने रखता है, वो भी आपका एग्जाम में मार्क्स बूस्ट करता है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल अगर दे रखी है तो उसकी वैल्यू वगैरह पहले दे दो। इससे क्या है ना, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपका पेपर, वो अट्रैक्ट हो जाएगा और अच्छा नंबर आपको दे देगा। तो गिवन में आपको दे रखी है कि रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करनी है, ये ऐसे डाल दो, नहीं है यहां पर दिया हुआ। उसके साथ साथ लेंथ जो है वो 1 मीटर दे रखी है। बाकी हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम दे रखा है। और क्या है भाई, और ना आपको रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आपको रो की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है R इक्वल टू रो L बाई एरिया होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी को ही रो बोलते भाई और रो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए ऊपर जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा, ए ऊपर गया, लेंथ और नीचे आ गया। तो रो बराबर R की वैल्यू 20 है, 20 ओम, तो मैं लिखूंगा 20 ओम। एरिया भैया, ठीक है, एरिया तो नहीं दे रखा है ना, एरिया पहले फाइंड करना पड़ेगा भाई, यही तो लोचा है। तो आओ पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं इधर से। तो देखो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि वायर की बात कर रही है तो वायर तो गोल ही होगा, और उसका अगर एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया बराबर पाई की वैल्यू 22/7 और आर ही तो नहीं दे रखा, दे रखा, हाँ दे रखा। रेडियस कितना दे रखा है, 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर मीटर में रखना पड़ेगा भाई वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हमको करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में अगर करना है तो 0.01 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10 टू दी पावर, अगर हम कितना कर दे भाई, अगर इधर है ना तो 10 टू दी पावर, देखो अगर ये अभी सेंटीमीटर में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -2, सेंटीमीटर नहीं है अभी, ऐसे तो लिख सकते हैं हम, हाँ सर लिख सकते हैं। और इसी को अगर मीटर में बदलना चाहे तो कैसे बदलाएगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर, है ना। तो हम यहां पर आर के जगह पर रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, या तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 लगा दो, या नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उधर भाई क्वेश्चन होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया होगा आपको एडजस्टमेंट। तो डायरेक्ट में 10 टू दी पावर -4 मीटर का स्क्वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया बराबर इसको काटने पर 3.14 आता है, 3.14 इंटू में 10 टू दी पावर -8 मीटर का स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई हमारी एरिया। अब लो भाई एरिया डाल दो यहां पर, 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ कितना था, 1 मीटर। देखो भाई मीटर से मीटर चला गया, ठीक है। अब क्या ना, अब यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, आप लोग ध्यान से देखना कितनी आंसर आ रही है इसकी। कैलकुलेटर या इधर मैं ना डायरेक्ट करता हूं, 20 इंटू 3.14
और तो इतना आ गया, ये 62.8 आ रहा है, ठीक है। और इनटू में 10⁻⁻8 है मीटर में, ओम मीटर। तो मैं क्या करूंगा ना, एक वैल्यू इधर लेके जाऊंगा, शिफ्ट करूंगा, तो हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा ओम मीटर। लगभग में यही आंसर आना चाहिए। आप लोग मिला लेना, अगर गलत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सही ही होना चाहिए 100% आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो रो की वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसको नोट करिएगा जल्दी से, फटाफट इसको नोट करिएगा। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन भाई? दूसरा नंबर क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है, लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल, और बहुत बार पूछा गया है। देख रहे हो इधर कितना बार पूछा गया। पिछला क्वेश्चन भी मैं बताया नहीं, पिछला क्वेश्चन भी आप समझ लो 2013, 2014, 2017, ये तीनों बार पूछा जा चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी 3 बार पूछा गया है, 2010, 2012 और 2018। और एक बार मैं बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मतलब क्या ही कहूं, ये ब्रह्मा का लकीर है जो कोई भी नहीं काट सकता, यानी आएगा ही आएगा, ये 100% है, आएगा। तो आओ, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एक दिया गया है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। चलो भाई, यह है कॉन्वेक्स लेंस। उसमें ना एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। इसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, बहुत ही बढ़िया। और क्या दे रखा है भाई? कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ यानी एफ की जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू जो है, एफ की जो वैल्यू है, एक मिनट, एफ की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? एफ की वैल्यू यहां पर, यानी फोकल लेंथ जो है वो दे रखा है 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर में ही होगा आई थिंक। हाँ, डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 16 सेंटीमीटर, यानी यू जो है ना, यू यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यू जो है 16 सेंटीमीटर, और यू हमेशा माइनस में होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो इसका पोजीशन बताना है, फाइंड पोजीशन आपको बताना है। पोजीशन क्या होगा, उसके साथ साथ आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज बताना है। भाई ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सब बताना है आपको। कैसे बताओगे? आइए पहले फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले हम ना इमेज की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि इमेज की डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर बनेगी। आओ, हम लोग लेंस फार्मूला यूज करते हैं, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f होता है, ठीक है। हम लोग को 1/v फाइंड करना है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/v इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/f, और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस 1/u हो जाएगा, यही होगा। हाँ, तो अब देखो 1/v इजकल टू f की वैल्यू कितनी है, 24 है, और प्लस में u की वैल्यू कितनी है, माइनस में 16। तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। 24 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 24 और 16 का मुझे नहीं पता, मैं एक बार कर लेता हूं कंफर्म होने के लिए। 2 यहाँ पे हो जाएगा 12, 8 यहाँ पे 6 और 4 यहाँ पे 2 3 2 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, ठीक है भाई, 48 कंफर्म होने के लिए किया था, 48 आ गया। तो यहाँ पर 2 टाइम्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी पता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। और 16 3 48 3, ठीक है। चलो भाई, 1/v इजकल टू क्या हो गया, -1/48। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, यहां से v बराबर आ जाएगा -48 सेंटीमीटर, और माइनस है, इसका मतलब इमेज भी इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, इमेज भी इधर ही बनेगा। बहुत ही बढ़िया। तो नेचर पता चल गया कैसा इमेज बनेगा, इधर कैसा इमेज बनता है। हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं कि इमेज की हाइट भी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, पोजीशन तो पता चल गया, इमेज की हाइट पता कर लीजिए। हाइट भी देखो, हाइट यहां पर इमेज की हाइट दे गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन आप लोग पहले पता कर लो, मैग्निफिकेशन क्या है, फिर हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगी। करें, आओ देखते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन बराबर होता है लेंस के लिए v/u। तो मैग्निफिकेशन अगर आपको फाइंड करना है तो v कितना है, अभी हमने फाइंड किया 48 माइनस में, और u कितना है 16, वो भी माइनस में।
तो 3 टाइम्स कट किया, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, और मैग्निफिकेशन प्लस में आ रही है, देख रहे हैं भाई, सब कुछ यहीं से पता चल जा रहा है। तो और 3 गुना बड़ा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखी गई है इस ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो अब यहां से हाइट भी निकल जाएगी, मैग्निफिकेशन 3 आया है, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है, नहीं है, अभी फाइंड करनी है अपने लोगों को, वही तो। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज यहां से क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर, लो आ गया, सब कुछ पता चल गया। तो इस तरह का सवाल एक तो आएगा, तो नोट कर लीजिए इसको भी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए नोट करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये 3 साल पूछा गया है भाई। मैं डाल रहा हूं ताकि ये मिट जाए अच्छे से, अभी ठंड का महीना है तो जल्दी मिटता नहीं है। जल्दी नोट करिएगा भाई, जल्दी एकदम। चलिए नोट कर लिए होंगे आई होप। तीसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्या है तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए भाई इसको मिटा ले रहे हैं, आपको उधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया है, तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। एक बार मैं देख लूं वीडियो चल रहा है, हाँ वीडियो चल रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। हाँ किधर गया, हाँ ये देखिए, अब ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज जो होते हैं ना, 1 मिनट, फ्यूज किसी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, जो फ्यूज होते हैं वो एक्ट लाइक वॉचमैन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये जो फ्यूज होते हैं ना वो वॉचमैन की तरह काम में करते हैं, वॉचमैन, हमारे घर के वॉचमैन की तरह काम करते हैं। इस स्टेटमेंट को ना जस्टिफाई करिए। और ये क्वेश्चन 2014 में, 2017 में, 2020 में आ चुका है, बताइए। और ये क्वेश्चन बार बार आता है तो इसको हम याद कर लेते हैं। देखो समझिए, हमारा जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज क्या करता है, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है। फ्यूज में जो वायर यूज की जाती है, मेटल की होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अब ज्यादा पोटेंशियल अगर आ गया, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इससे जो है ना, अगर बहुत ज्यादा अगर करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से वो तुरंत मेल्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, गल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और पूरे घर का सप्लाई कट कर देती है, जिससे आग लगने से या शॉर्ट सर्किट से जो खतरा है वो बच जाता है। ठीक है, तो फ्यूज का यही काम है कि जैसे ही ज्यादा करंट आया तो वो तुरंत मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, और जिसकी वजह से पूरे घर का लाइट कट जाता है और बहुत बड़ा दुर्घटना से बचा जा सकता है। समझ में आया? तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन ना भाई बता दूं मैं, ये क्वेश्चन 2014 में, 2017 में, 2020 में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए भाई, ये हो गया। अगला है कि व्हाट इज सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है भाई, आपको पता होगा सोलेनाइड क्या होता है। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न बनता है भाई, आपको पता है सोलेनाइड क्या होता है कि अगर कोई भी हम एकदम कॉइल तरह का वायर ले और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दे, देखिए इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा नीचे बनाते ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर दें हम लोग आसानी से। नीचे से बनाते, यहां से देखिए, एक कॉइल्ड वायर लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये जो है ना मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और अगर हम ना ये प्लस माइनस मान लो, तो अगर हम देखो, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये निगेटिव वाला नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। और इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहे कैसे इसका पैटर्न होता है, तो ये भी बार मैग्नेट की तरह ही होता है, जैसे बार मैग्नेट का बनता है वैसे इसमें भी बनता है। तो भाई इधर नॉर्थ था, इधर नॉर्थ था, तो इस तरह से इधर से आपको निकलती हुई नजर आएगी, इस तरह से जो पैटर्न होता है इस तरह से होता है। और अंदर में देखें तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो यहां पर हम इस तरह से पैटर्न बना देंगे, है ना। नॉर्थ है तो सॉरी उल्टा बन गया भाई, वेरी सॉरी। इधर से देखो, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न होता है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ को जाती है। और अंदर की बात करें, इनसाइड द सोलोनाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये बात है। अब अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है
पहला नंबर क्वेश्चन है कि अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, और हाँ करंट कैरिंग सोलेनोइड में तो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का इसी तरह से रहता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और बाहर से एकदम साउथ से नॉर्थ से निकलती है और साउथ को जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ को चली जाती है। बहुत ही बढ़िया, ये था। और दूसरा में है बार मैग्नेट में कैसी होती है, बार मैग्नेट में भी सेम ही होती है भाई। बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट अगर ये हम बना दें, ध्यान से देखो, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ को जाएगी, इधर भी नॉर्थ से निकलेगी साउथ को जाएगी। और इनसाइड द मैग्नेट बात करें तो इसको मिटा देता हूं मैं, फिर बात करते हैं। इनसाइड द मैग्नेट एकदम सीधा चला जाता है, इनसाइड द मैग्नेट सीधा चला जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेट की बात करें बार मैग्नेट की तो ऐसे ही होती है, ये देखो बार मैग्नेट की बात करें तो ऐसे ही होती है, ध्यान से देख लो। ये है बार मैग्नेट, ये क्या है, ये है बार मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट और ये है हमारा सोलेनोइड, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब इसमें एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन टू फील्ड्स। इसके मैग्नेटिक फील्ड में और इसके मैग्नेटिक फील्ड में दो अंतर बताइए। देखो भाई एक बात मैं बता दूं कि जो सोलेनोइड का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक द लिख देता हूं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड कैन बी चेंज्ड। द स्ट्रेंथ लिख दो, स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनोइड का, उसमें जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो चेंज कर दिया जाता है। जितना ज्यादा आप करंट का वैल्यू बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप करंट डालोगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। जितना कम करंट रखोगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ये बताया। लेकिन क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका स्ट्रेंथ है बढ़ा सकते हो? नहीं, ये भाई बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, एक बार जो हो गया सो हो गया। इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा, जो वैल्यू रहेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी उतना ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा बात अगर बात करें तो देखो क्या है ना कि हम जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज करके बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट we can change poles in इलेक्ट्रोमैग्नेट, या ये हमारा ये हो गया सोलेनोइड। हाँ ये बात है, लेकिन ये ऐसा हम बार मैग्नेट में नहीं कर सकते। मतलब आप है ना ये करंट की डायरेक्शन को अगर चेंज कर दोगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे बार मैग्नेट में नहीं, अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे सोलेनोइड में, तो क्या होगा, आपका जो पोल्स है ना वो भी चेंज हो जाएगा सोलेनोइड के लिए। लेकिन इसमें तो आप करंट की कोई बात ही नहीं है, ये तो करंट से यहां पे हो ही नहीं रहा काम, तो इसका जो है पोल्स परमानेंट होता है, इसका पोल्स आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पोल जो है ना आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है मैं बता दूं आपको, 2019 में आ चुका है और बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन 2019 में आया और इस तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हर साल आ रहा है, इसको एकदम रट जाना है। तो इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। हम इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए भाई, ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं क्या ही बताऊं, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं भाई, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड में इस बार आपको देखने को मिलेगा ये सारा क्वेश्चन। हाँ, और आप लोग भाई अभी ज्यादा समय नहीं है बोर्ड एग्जाम का, तो आप लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करिए, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से पैटर्न रहने वाला है। नहीं तो आप पहली बार आप गए बोर्ड एग्जाम में, वैसे तो पहली बार दे रहे हो एग्जाम, तो कम से कम फैमिलियर हो जाओ किस तरह का सेट आएगा, किस तरह का क्वेश्चंस रहता है, पैटर्न क्या है, नहीं तो भाई बौख जाओगे, ठीक है। हाँ, दिमाग हिल जाएगा, फट जाएगा। चलिए भाई, अच्छा ये जो क्वेश्चन था, जो भी बात किया मैंने, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये तो पता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन 2019 में, 15 में, 16 में, 19 में बहुत बार पूछा गया भाई, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री से आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। A compound P forms the enamel of teeth. Okay, it is the hardest substance of the body. It doesn't dissolve in water but get corrode when pH is lowered below 5.5. ठीक है, चलिए स्टेटमेंट था, बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे,
बहुत अच्छे से पढ़िएगा तभी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब हलवा दिमाग का बन जाएगा अगर नहीं सॉल्व होगा तो, है ना। कितनी भी आपने पढ़ाई क्यों नहीं कर रखी होगी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चनों को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड पी क्या है, और भी पूछ रहा है कि हाउ डज इट अंडरगोज डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स, ये सारा चीज बताना। तो आओ देखते हैं भाई। सबसे पहला जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है पी, देखो क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है, पी नाम का एक कंपाउंड है जो है ना हमारे दांत का एनामल को फॉर्म करता है। दांत का जो एनामल है वो जो है पी कंपाउंड का ही बना होता है, और ये हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे शरीर का। तो आपको पता है हमारा जो टीथ होता है, टीथ का जो एनामल होता है वो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो वो किस चीज से मिलके बना है आपको पता होना चाहिए। वो जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना है। कैल्शियम फॉस्फेट मैं लिखूंगा डायरेक्ट कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। कैसे हुआ सॉल्व, तो ये देखो कैल्शियम फॉस्फेट है तो कैल्शियम की वैलेंस, कैल्शियम का Ca होता है, फॉस्फेट का जो निगेटिव रेडिकल्स PO4 होता है, ठीक है। इस पर 3 माइनस लगता है, इस पर 2 प्लस होता है। इसकी वैलेंसी की बात करें तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी होती है 3। अब ये क्रॉस कर लो भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा Ca2 प्लस और PO4 का होल थ्राइस, और इस पर जो चार्ज है वो कितना होगा 3 माइनस होता है। तो इस पर चार्ज देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट Ca3, अरे क्या मैं लिख दिया भाई, Ca3 हो गया और PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया। चलो ये हमारा एनिमल है जो कंपाउंड पी है, इट इज कंपाउंड पी, यही कंपाउंड पी है। चलो आगे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से तभी बनेगा। हाउ डज इट अंडरगोज डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स। देखो भाई ज्यादा हम चॉकलेट और मिठाई वगैरह खा लेते हैं, ज्यादा मीठा चीज खा लेते हैं, तो ज्यादा स्वीट्स खाने से क्या होता है हमारे टीथ में एसिड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ज्यादा एसिड फॉर्म हो जाता है जिसके वजह से हमारे टीथ का जो पीएच होता है वो क्या होता है 5.5 से भी नीचे चला जाता है। और जैसे ही हमारे दांत का पीएच 5.5 से 5.5 से डाउन चला जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारे टीथ को क्या करने लगता है, कोरोड करने लगता है। क्या करने लगता है, कोरोड करने लगता है। और दांत कोरोड कर रहा है यानी उसको खा रहा है धीरे धीरे, वो दांत में एक तरह से होल कर रहा है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसमें यही पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी डू टू प्रिवेंट टूथ डिके। ये जो दांत को कैसे हम टूथ डिके से कैसे बचा सकते हैं, तो भाई हमको क्या करना है, डेली टूथपेस्ट से ब्रश करना है। क्या करना है, टूथपेस्ट से ब्रश करना है। क्यों, क्योंकि टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, लगभग 9 के लगभग में होता है, क्योंकि ये 9 जिसका है वो क्या होता है, बेसिक होता है। यानी जो भी एसिड फॉर्म हुआ हमारे टीथ में चॉकलेट खाने से, मिठाई खाने से, कोई मीठा चीज खाने से, जितना हमारा जो पीएच डाउन गया, तो हम जैसे ही टूथपेस्ट कर लेते हैं, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, तो वो ना जो भी एक्सेस एसिड हमारे माउथ में फॉर्म हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे मुंह में तो सलाइवा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है सर, तो वो क्यों नहीं न्यूट्रलाइज कर लेता। तो भाई 5.5 चला गया ना पीएच, उसके भी नीचे, तो सलाइवा उतने एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। तो इसीलिए हमको टूथपेस्ट का यूज करना पड़ता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन। नोट करिएगा भाइयों, नोट करिएगा। चलिए मिटा दे भाई, मिटा दे। एक बार देख लें वीडियो वगैरह सही चल रही है, हाँ चलिए सब कुछ सही है, वेरी गुड। चलिए आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन भाई जानकारी पूरी मिलेगी, तो भाई पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई
बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े हुए हैं अभी तक। ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और पीछे जो मैं क्वेश्चन पढ़ा ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन वो बताइए, और उसके साथ साथ उसका यूज भी बताइए, एक एक यूज। तो भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि, अरे भाई इसमें तो लगाई है, ये तो फिर लिखेगा नहीं। चलो भाई, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब ब्राइन सॉल्यूशन में, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl प्लस H2O, ये ब्राइन सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो एक बेस बनता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, इसमें ना क्लोरीन प्रोड्यूस होने की वजह से इस रिएक्शन को क्लोर बोला जाता है, और ये एक एल्केली है। ये क्या है, ये एक एल्केली है, ये एक एल्केली है। तो यहां पर ये क्लोरीन प्रोड्यूस होने की वजह से क्लोर, और एल्केली बनने के कारण एल्केली, यानी ये प्रोसेस को यानी हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। अब इसमें जो प्रोडक्ट बना है ये मतलब एक एक का आपको यूज बताना है। आपको पता होना चाहिए कि NaOH का जो यूज है ये सोप फॉर्मेशन में किया जाता है, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जो है किस चीज में किया जाता है, बता दो बहुत सारा चीज में किया जाता है क्लोरीन गैस का उपयोग, ये बता दो भाई, बताओ। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। उसके बाद हाइड्रोजन गैस का क्या चीज में प्रयोग किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन जो है, लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग जो है रॉकेट फ्यूल में किया जाता है। तो सभी का एक एक यूज भी मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है, इसको भी नोट करिए। और ये क्वेश्चन ना 2020 में पूछा गया है, और ये क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार। तो इसको नोट करिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय एम्पथेरिक ऑक्साइड। एम्पथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, और ये क्वेश्चन ना भाई क्या ही बताऊं 2014 में पूछा गया है, और घुमा फिरा के क्वेश्चन ना हर बार ये एम्पथेरिक ऑक्साइड पे आ ही जाते हैं। एम्पथेरिक ऑक्साइड क्या होता है कि ऐसा ऑक्साइड, और नॉर्मली मेटल का ऑक्साइड होता है, ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर शो करता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर शो करता है, नहीं, कभी कभी एसिडिक नेचर भी शो करता है। तो ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाए तो उसको एम्पथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, Na2O, ZnO, CO2, Al2O3 और H2O। ये सभी में से आपको बताना ये सारे ऑक्साइड में कौन कौन से एम्पथेरिक ऑक्साइड है। तो दो ही है आपका भाई यहाँ पर, ये ZnO हमारा एम्पथेरिक ऑक्साइड है, और दूसरा है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भैया हमारा जिंक ऑक्साइड, ये हमारा जिंक ऑक्साइड, और ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों क्या है, ये दोनों एम्पथेरिक ऑक्साइड है। दोनों क्या है भैया, ये दोनों है हमारे एम्पथेरिक ऑक्साइड, एम्पथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए हैं, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, रीजन बताना है आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए, रीजन फॉर द फ्लोइंग। ठीक है, आयनिक कंपाउंड ए में दिया गया है, आयनिक कंपाउंड। और देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, और 2015 में ही नहीं, ये क्वेश्चन ना गिव रीजन वाला, रीजन बताने वाला हर साल पूछता है, तो आना है चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला आयनिक कंपाउंड है हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, कारण बताओ भाई, आपको पता होना चाहिए। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं
उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों में, जैसे आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, NaCl, इसमें जो है ना ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का जो यहां पर जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसके वजह से इसको हमको ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसका। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन किरोसिन। किरोसिन तेल में सोडियम को क्यों डुबा के रखा जाता है, ऐसे ही खुले में क्यों नहीं छोड़ सकते? तो सोडियम जो है ना एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको अगर हम खुले में डायरेक्ट छोड़ दें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लग जाता है उसमें, जिसको भाई प्रिजर्व करके हमको रखना पड़ेगा। तो हम लोग उसको ना केरोसिन ऑयल के अंदर डिप्ड करके रखते हैं, जिससे ना वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और रिएक्शन नहीं होती है, तो अच्छे से वो रह पाता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलिए भाई, ये भी आप लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। भाई कैल्शियम का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये लेस वायलेंट क्यों होता है, यानी इसमें आग वगैरह क्यों नहीं लगता है? तो देखो भाई, कैल्शियम मानते हैं कि रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो उसमें इतना ज्यादा भी हीट नहीं प्रोड्यूस होता है कि उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है ना, देखो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं। जो कैल्शियम है इसका रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है और इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो देखो भाई, इस रिएक्शन में इतना हीट नहीं प्रोड्यूस होता है कि ये हाइड्रोजन गैस में आग लगा दे। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन गैस में आग लगा दे, इसीलिए ये लेस वायलेंट होता है, ज्यादा वायलेंट नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट आप सोडियम को फेंक दो, क्या होगा? आग लग जाता है। तो कैल्शियम को आप फेंकोगे तो ये लेस वायलेंट होता है, क्योंकि इसमें हीट उतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है कि हाइड्रोजन को बर्न करवा दे। ठीक है, ये बात होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। भाई कोई भी सिल्वर का चीज अगर आप ऐसे ही खुले में रख दे रहे हो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों के लिए, एक तरह समझ लो सालों लग जाते हैं इसमें, तो वो ब्लैक क्यों हो जाता है? भाई ब्लैक इसलिए होता है कि जो सिल्वर है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, समझ में आया? और ये ब्लैक कलर का होता है। क्या चीज का होता है? ब्लैक कलर का होता है। वैसे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी होता है, तो यहां पर आगे भी रिएक्शन होंगी, वाटर भी होता है, लेकिन आपको इससे मतलब है ये जो है ना, ये भैया ये सिल्वर सल्फाइड Ag2S ये ब्लैक कलर का होता है, और इसी के कारण जो है सिल्वर क्रोड हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर ब्लैक रंग आ जाता है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा। फिर हम मिटाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया भाई। चलिए नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो, समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए चलिए भाई, आगे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आई होप क्लास पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको करना ही चाहिए। ये नहीं करिएगा तो फिर काम कैसे होगा भाई आपका, फिर अच्छा मार्क्स कैसे लाओगे? ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें ना होमोलोगस सीरीज बोला है। देखो भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फिक्स है, ये एकदम ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लो। होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, तो होमोलोगस सीरीज आपको याद कर लेना है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट होमोलोगी ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। C2H4 पहला दिया हुआ है, C2H4 का नेक्स्ट होमोलोगी लिखना है, और दूसरा जो है बी नंबर में कह रहा है C4H6 का भी नेक्स्ट लिखना है। भाई आपको पता है ये एल्कीन है, C2H4 क्या है? एल्कीन है, और एल्कीन में भी क्या है? इथीन है। इथीन के बाद क्या आता है? C3H6 आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, इसके बाद इसका क्या है? ये C4H6 देख रहे हो क्या है? यह है एल्काइन, तो इसका लिख दो C5H8 हो जाएगा। यह क्या हो गया? ये पेंटाइन, ये लो हो गया। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज हमने लिख दिया, इसका नाम भी लिख दिया मैंने, इसका इतना क्या भी नहीं रहा था, इससे ज्यादा ही लिख दिया। और ये क्वेश्चन भाई 2016 में आ चुका है, दिल्ली बोर्ड 16। ठीक है, CBSE दिल्ली
2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन है, इसी में बता देता हूं, स्टेट टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है कि कार्बन का ऐसा कौन सा दो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन बहुत ही बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं। देखो भाई, दो ही प्रॉपर्टी है, एक है भैया कैटिनेशन, एक क्या है कैटिनेशन, जिसमें कार्बन खुद से खुद में जुड़ता रहता है, इस तरह से खुद से खुद में जुड़ता रहता है। और दूसरा प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन 4 बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस तरह से 4 बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड इधर, 2 3 4, और कार्बन से खुद में भी जुड़ता है और 4 बॉन्ड भी बनाएगा। लो कितना बड़ा, और कितना समझ रहे हो कितना बड़ा बनता जाएगा। तो इसे ही दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के पास ये दो प्रॉपर्टी है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, एक कैटिनेशन और एक दूसरा टेट्रावैलेंसी, जिसके वजह से कार्बन बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं, ये क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो मैं यहां पर तो 2011 ही बोल रहा हूं भाई, हर साल ये क्वेश्चन आता है, समझ लो। तो इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसको मिटा के फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। मजा ही मजा है और ठंड में भाई क्या ही बताऊं मैं, ठंड में तो आवाज भी नहीं निकल रहा है मेरा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। बहुत ठंड है भाई, लगभग 8 डिग्री सेल्सियस की 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का अभी फिलहाल में। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, क्यों क्यों क्यों? तो नॉर्मल सा जवाब है भाई, जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, नो फ्री आयंस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। न तो उसमें फ्री आयंस होते हैं, न ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि अगर नो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, नो फ्री आयंस रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो यही रीजन है भाई। बी नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में बी नंबर क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड in which the carbon atoms are arranged in a ring, give the number of single bonds present in the compound। क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड का बोल रहा है, तो सैचुरेटेड में साइक्लिक वाला बोल रहा है ना। फिर से बता दूं, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड एज अ रिंग। रिंग में, रिंग के तरह अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है तो वो बनाओ भाई, ठीक है। ये लोग रिंग की तरह बना देता हूं मैं, ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये 10th लेवल का नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन। अच्छा ठीक है, मैं यही बना देता हूं। ये लो सिंगल बॉन्ड देना है, हाइड्रोजन भी दिखा दो, आपकी मर्जी। लो भाई मैं दिखा देता हूं हाइड्रोजन को। क्वेश्चन कोई मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ठीक है। गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें आपको सिंगल बॉन्ड की नंबर बतानी है कितनी है, तो भाई आराम से बता दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई, हमने हाइड्रोजन भी लगा दिया और इसका नाम भी बताना। पहला नंबर इसका नाम है साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। और इसमें सिंगल बॉन्ड जो है वो कितना है वो बता देता हूं। सिंगल बॉन्ड इसमें कितना है तो गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 18, ठीक है। 18 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 2018 में पूछा गया और इस तरह का क्वेश्चन हर बार आ जाता है, नोट करिएगा। चलिए नोट कर लिए हैं, मिटा दे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी को आपको समझना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड फिक्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्टेप्स इन ह्यूमन बीइंग 2012, 2013, 2016, 2021। बायोलॉजी में हम लोग इंटर कर चुके हैं और 4 साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है भाई, है ना इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई, किसी भी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड जो है उसका सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन होता है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके पास ना 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो क्रोमोजोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स बोलते हैं, आई थिंक आप देख लेना। और उसमें जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम। और वही सेक्स क्रोमोजोम के कारण ही सेक्स डिटरमाइन होता है। आपको बताता हूं कि जो मेल होता है और ये भैया फीमेल होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल जो है ना, मेल के पास XX क्रोमोजोम, सॉरी XY क्रोमोजोम होता है और फीमेल के पास XX क्रोमोजोम होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि फीमेल तो एक्स देगी ही। देखो भाई ये इसके पास एक्स ही है, दोनों एक्स ही है, तो एक्स ही तो देगी। तो इधर से मान लो इधर से एक्स आ गया और इधर में से मेल पर डिपेंड करता है कि एक्स देगा क्रोमोजोम की वाई देगा। तो सपोज अगर वाई दे दिया तो यहां पर एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। और अगर मेल एक्स दे दिया और फीमेल तो एक्स देगी तो यहां पर वाई हो जाएगा। अगर सपोज डेट ये अभी फीमेल एक्स दे देती है और मेल अभी इस टाइम क्या दे दिया, 1 मिनट भाई, अभी जो है ना, अगर मेल एक्स दे दिया तो यहां पर XX हो गया, तो यहां पर गर्ल हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्ल। और यहां पर क्या था, बॉय। तो समझ में आ गया कि कैसे सेक्स डिटरमाइंड होता है, सेक्स क्रोमोसोम के कारण सेक्स डिटरमाइंड होता है, ठीक है। जब फीमेल अपना एक्स देगी, जो कि देगी ही देगी, और मेल अपना एक्स या वाई दिया, एक्स दे दिया तो XX मिलकर गर्ल बन गया, और अगर वाई दे दिया तो XY मिलकर बॉय बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मिटा दें, चलिए तेजी से कर रहे हैं, ठंड लग रही है भाई, मुझे भी जल्दी से पढ़ा के रजाई में घुसना है, बहुत ठंड है। आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स बिकॉज बहुत ज्यादा ही ठंडा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो दैट वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। 2013, 2015, 2016 एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दो अमीबा का, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, जिसमें वो ना क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया, जैसे ही कोई फूड देखा तो अमीबा जो है ना अपने आप को ना अपना जो है स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। स्यूडोपोडिया एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो स्यूडो स्ट्रक्चर है, वो एकदम टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, वो ट्रैप करने के लिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऐसा इधर आपको दिख रहा होगा, यहां पर नीचे में मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अमीबा फॉर्म करता है। अमीबा वैसे दिखता है, और ये देखिए ये स्यूडोपोडिया फॉर्म किया, ये क्या किया, ये स्यूडोपोडिया फॉर्म किया है। और यहां पर अगर कोई फूड है इसका तो इसको ट्रैप करने के लिए स्यूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है, और धीरे धीरे यहां दोनों ये बंद कर लेगा और फूड को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। अब फूड को लिया पकड़, अब क्या होगा, फूड का अब वो डाइजेशन शुरू कर देगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन चालू कर देगा। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन के समय, एब्जॉर्प्शन के समय एब्जॉर्ब कर लेता है। और एसिमिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने सारे एब्जॉर्ब फूड है वो सारे डिफरेंट पार्ट्स में वो भेजता है। और लास्ट में जो प्रोसेस होता है वो इजेशन होता है, जिसमें जो भी वेस्ट मटेरियल था वो फूड का, जो अनडाइजेस्टेड था, जिसका कोई काम नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, वो अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। और अमीबा का एक प्रॉपर जगह नहीं होता कि वो कहां से निकालेगा, ठीक है। ह्यूमंस में होते हैं जगह, लेकिन अमीबा में नहीं होता, वो कहीं से भी निकाल देता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से होता है, नीचे में दिखा देता हूं सारा स्टेप्स, आप देख के कर लेना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, और ये भाई बहुत बार पूछा गया भाई, क्या ही बताऊं मैं तुमको, ठीक है। चलिए
अब इस तरह से आपको पूछ लिया तो उस तरह से आपको ना बता देता हूं, अमीबा में तो पूछ लिया, उसके साथ साथ आपको ना बडिंग का पूछ लेगा, हाइड्रा में कैसे बडिंग होता है, तो वो भी मैं नीचे दिखा देता हूं आपको। हाइड्रा में कैसे बडिंग होता है नीचे दिखा देता हूं भाई, ध्यान से देखो नीचे कि सबसे पहले ना एक बड, सबसे पहले एक भाई यहां पर हाइड्रा है और धीरे धीरे एक बड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा विद हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, और ये भी क्वेश्चन 2012, 2014, 2015, 2019 में पूछा जा चुका है। क्या ही बताऊं भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि धीरे धीरे एक मतलब एक हाइड्रा है तो उसमें छोटा सा एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे वो बर्ड मैच्योर होता है तो वो डिटैच हो जाता है, वो हट जाता है और फिर से एक नया जो है हाइड्रा फॉर्म कर लेता है। तो इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं, जिसमें एक बर्ड के कारण एक नया नया मतलब हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है, और तो इसी प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये भाई आपको पता होना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये बडिंग हमारा। तो ये भी मैं नीचे में दिखा देता हूं, इसको भी आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कितना बार भाई, 2012, 2014, 2015 और 2019 में। तो ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और यही था आज का क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठंड है इसीलिए मैं बहुत जल्दबाजी में सारे क्वेश्चन को बताया हूं। तो भाई ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई, बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो बनाएंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन और आप बढ़िया से पढ़ोगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।